बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। यह क्लास आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स इससे पहले मैंने आप सभी को 4 चैप्टर एनसीईआरटी का कंप्लीट करवा दिया था। आज हम लोगों का 1857 के क्रांति से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे, जो टीआरई 4 में आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा हमारे क्लास से, जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं सभी प्रश्न को इस क्लास में मैंने कवर किया है। और मैं आशा करता हूं कि ये क्लास आप लोग जब अच्छे से देख लेंगे तो मैं फुल 100% गारंटी देता हूं कि आपको यहां से 4 से 5 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि टीआरई 3 में अभी तक सबसे ज़्यादा अगर किसी का वेटेज है तो मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज है, और सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी से ही प्रश्न पूछा गया है। इसलिए मैं आप सभी को फुल्ली एनसीईआरटी का ही क्लास करवा रहा हूँ, ताकि एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे। और फ्रेंड्स, इससे पहले 4 चैप्टर जो मैंने आप सभी को कंप्लीट करवाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट को चेक करेंगे, आपको ऊपर में ही मिल जाएगा देखने को। प्लेलिस्ट में बहुत होता है कि वीडियो नीचे चला जाता है, तो मैंने आप सभी के लिए ऊपर ही टैग करके रखा हुआ है प्लेलिस्ट में। आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे, आपको ऊपर में ही दिख जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री बीपीएससी टीआरई 4 मॉडर्न हिस्ट्री क्लासेस। आप लोग यह क्लास अच्छे से जरूर देखें। इससे पहले भी जितने क्लास में सारी क्लास को आप लोग एक बार जरूर देख लें, और टीआरई 4 में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ये क्लास करने के बाद आप जरूर प्रीवियस ईयर लगाएंगे, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा प्रीवियस ईयर में। 1857 क्रांति ऐसा चैप्टर है फ्रेंड्स, जो कि यहाँ से आपको कम से कम 4 से 5 प्रश्न देखने को मिलता है। और सबसे ज़्यादा अगर किसी क्लास के लिए वेटेज है तो 1 to 5 के लिए है। 1 to 5 का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा वेटेज आप ही लोगों के लिए होता है, क्योंकि 18 प्रश्न सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री का पूछा जाता है 1 to 5 में। और जो 6 to 8, 9, 10, 11, 12 का जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसका भी जनरल पेपर है, उसको भी 5 से 6 प्रश्न, किसी किसी में तो 8 प्रश्न देखा जाता है एग्जाम में जनरल पेपर में। और जिस किसी का हिस्ट्री ऑनर्स होगा उनके लिए तो यह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा सभी को पढ़ना है, ऐसा नहीं है किसी एक क्लास के लिए, इस सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर अगर कोई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक आप लोग अवश्य कर दें। चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरठ से। और आपको इसका अगर ईस्वी एग्जाम में पूछा जाएगा तो याद रखना है आपको 10 मई 1857, इस डेट को आप लोग को याद रखना है। ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीट होता है एग्जाम में, जो कि आपका एग्जाम में मिस ना हो, आप लोग अच्छे से इसे याद कर लेंगे। याद नहीं होता है इसको रट लेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपका यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, तो आपको इसको याद रखना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं, 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो इसका सही आंसर है बैरकपुर में, जो कि यह पश्चिम बंगाल में स्थित है बैरकपुर। आगे है, वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? जो 1857 का जो क्रांति चल रहा था उस समय स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक यानी चिन्ह क्या थे? तो इसका आंसर है कमल और रोटी। ये प्रश्न भी आई है आपके टीआरई 4 के लिए। टीआरई 3 में फ्रेंड्स यहां से डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया था, एक ये प्रश्न पूछा गया था और ये वाला प्रश्न, ये दो प्रश्न टीआरई 3 में 1 to 5 में पूछा गया था। और मैं बताऊंगा 9th 10th में भी यहीं से पूछा जाता है सारे क्लास के लिए, ऐसा नहीं कि कोई एक क्लास के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। कोई भी क्लास का आप लोग तैयारी करें, सारे स्टूडेंट के लिए क्लास है। चलिए आगे देखते हैं। और आगे प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? आप लोग के मन में एक सवाल जरूर आएगा कि 1857 के विद्रोह होने का आखिर रीजन क्या था। तो मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं। इसका रीजन यही था कि एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, जो भारतीय सिपाही थे, जो मंगल पांडे थे, उन्हें यह खबर मिली थी कि जो एनफील्ड राइफल का जो है उसमें उसको सुअर की चर्बी से बनाया जाता है, जिसको मुंह से खींचना पड़ता है, उसके बाद ही वो राइफल जो बम होता है वो फटता था। जो कि भारतीय सिपाही ने इसका विरोध किया कि हम
अपने से मुंह से नहीं लगाएंगे, क्योंकि सुअर के चर्बी से बना होता था एनफील्ड राइफल। इसलिए फ्रेंड्स, भारत के लोग जो अंग्रेज के सेना में थे, उन्होंने इसका विरोध किया। तो अंग्रेजों ने इनका विरोध को दबाने के लिए बहुत प्रयास किया, जो कि इनका कहना था कि हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। इनका काफ़ी विरोध हुआ, तो अंग्रेज इस विरोध को दबाने के लिए बहुत प्रयास किए। उसके बाद जो सेना में थे, उन्होंने इसका विद्रोह कर दिया कि हम इसको प्रयोग करेंगे ही नहीं। इसलिए 1857 का क्रांति हुआ था। तत्कालिक कारण यही था, एनफील्ड राइफल सुअर के चर्बी से बना होता था। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभावों ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। किसके कारण हुआ था? तो अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। 1857 को विद्रोह को जन्म देने का सबसे बड़ा रीजन था अंग्रेज। इन्हीं की नीतियों के कारण ये 1857 का विद्रोह हुआ था। ये आप ध्यान रखेंगे। आगे प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये भी प्रश्न आपके लिए VBI है। तो यह गवर्नर जनरल कौन थे उस समय? तो लॉर्ड कैनिंग थे। ये प्रश्न भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। 6 to 8 में, TRE 2 में ये प्रश्न को डायरेक्ट ऐसा ही पूछा गया था। तो ये प्रश्न भी आपके TRE 4 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे आप ध्यान रखेंगे। आगे प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? जो 1857 का जो विद्रोह भारत में हो रहा था, तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामर्स्टन थे। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, इसे भी आप VBI जरूर नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो पहली घटना कौन सी थी? इसका आंसर है सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ये प्रश्न आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य क्षेत्र से थे? तो यह थे अवध से। ये भी VBI है आपके TRE 4 के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो ये बनाए थे लॉर्ड कैनिंग ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 का विद्रोह असफल रहा। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, ये असफल क्यों रहा था? इसलिए रहा था क्योंकि केंद्रीय संगठन की कमी था। जो भारतीय जो सेना जो अंग्रेज में थे, तो उन्होंने इसका जो विद्रोह तो किया, लेकिन ये विद्रोह सफल नहीं हो सका। क्यों नहीं सफल हो सका? तो केंद्रीय संगठन, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि 1857 का विद्रोह असफल होने का क्या कारण था। प्रश्न आपको ऐसा पूछा जाएगा और ऑप्शन में भी दिया रहेगा। तो एक ऑप्शन आपको ये भी याद रखना है कि केंद्रीय संगठन की कमी, ये आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। आपको यही आंसर लगाना है कि केंद्रीय संगठन की कमी के कारण 1857 का विद्रोह असफल रहा। असफल रहने का कारण सबसे बड़ा रीजन यही है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? तो लखनऊ में सब कौन किया था इसका 1857 क्रांति का नेतृत्व? तो बेगम हजरत महल ने की थी। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1857 के जो स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था? तो अंतिम युद्ध जो रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी, तो रानी लक्ष्मीबाई को कौन पराजित किया था? तो ये कैप्टन यूरोस थे। इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता कौन था? तो इसका सही आंसर है दीवान मनीराम दत्त। ये प्रश्न भी VBI है। फ्रेंड्स, मैं आपको उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं फालतू कंटेंट आपको नहीं दे रहा, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है, ताकि आपको शॉर्ट में अच्छे से समझाया जा सके और याद करवाया जा सके। क्योंकि
लॉन्ग में या पूरा डीपली पढ़ने का भी टाइम नहीं है किसी के पास, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न ही दे रहा हूँ और एनसीईआरटी का है ये, और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके टीआरई 4 के लिए। आप किसी भी क्लास के लिए तैयारी करते हैं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ये प्रश्न नहीं पूछा जाता। मैं तो सारे स्टूडेंट को कहता हूँ, जब आप हमारा क्लास करते हैं तो आप प्रीवियस ईयर जरूर लगाएं। ऐसा नहीं कि बहुत सारा आप दूसरा किसी बुक का प्रीवियस लगाने लगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए जो टीआरई 3 में पूछा गया था। मैं गारंटी कहता हूँ आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो इसलिए कहता हूँ फ्रेंड्स, मैं जितना भी मैं क्लास आपको करवा रहा हूँ इस चैनल पर, सभी क्लास आपके टीआरई 4 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपको लिख लेना है कहीं पर, ताकि एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। और चलिए प्रश्न है, फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? यह थे मौलवी अहमदुल्ला। ये ध्यान रखिएगा कि प्रश्न पूछा जाएगा कि फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? तो ये थे मौलवी अहमदुल्ला। ये प्रश्न को भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? तो नाना साहब ने तात्या टोपे को नियुक्त किया था, और तात्या टोपे का एक और नाम है रामचंद्र पांडुरंग। एग्जाम में प्रश्न आपसे ये भी रहेगा, अगर ऑप्शन में तात्या टोपे नहीं रहे तो आपको ये वाला भी याद रखना है, रामचंद्र पांडुरंग इनका दूसरा नाम था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बकत खान को सेनापति नियुक्त किया था। यह आप ध्यान रखेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्र व प्रमुख विद्रोही नेता कौन सा केंद्र रहा था 1857 का क्रांति में, अब प्रमुख नेता कौन था उस समय, ये आपको देखने को मिल रहा है। तो पहला है दिल्ली। दिल्ली में विद्रोही नेता कौन थे? तो बहादुर शाह द्वितीय, बकत खान। सैन्य नेतृत्व, विद्रोही तिथि 11 मई 1857। दमनकर्ता नीलकंठ हडसन। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट कुछ प्रश्न बता देता हूं, जो कि आप इसको स्क्रीनशॉट लेके याद रखेंगे। इसमें सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कुछ प्रश्न इसमें आपको टिक कर रहा हूं, आप लोग नोट डाउन जरूर कर लें। पहला तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप नहीं रखना याद। दूसरा याद रखना है लखनऊ का बेगम हजरत विद्रोही नेता थे, यही उनका नेतृत्व कर रही थी, और यह विद्रोह का तिथि है 4 जून 1857। इसे ध्यान रखना है आपको। दमनकर्ता इसका क्या था? कर्लिन कैपवेल। ये भी ध्यान रखना है आपको। दूसरा है झांसी ग्वालियर रानी लक्ष्मीबाई, ये भी याद रखना है आपको। कानपुर का नाना साहब तात्या टोपे, जो 5 जून 1857 को ये विद्रोह का तिथि था। इलाहाबाद याद नहीं रखना है, कोई दिक्कत नहीं, ये प्रश्न नहीं पूछा जाता है। फैजाबाद याद रखना है। जगदीशपुर तो आपको याद रखना ही है, क्योंकि जगदीशपुर से संबंधित अभी तक टीआरई 3 तक में तीनों एग्जाम में यह कुंवर सिंह वाला प्रश्न जरूर पूछा गया है। जगदीशपुर से कौन 1857 का नेतृत्व कर रहे थे? ये कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे, जो कि बिहार से संबंधित है, और बिहार से संबंधित प्रश्न है फ्रेंड्स, तो ये हो सकता है टीआरई 4 में भी यह प्रश्न आपको देखने को जरूर मिले। और इधर फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट नहीं, हम लोग और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेके रख लें। चलिए देखते हैं आगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। यह प्रश्न यहाँ से आप कैसे पूछेगा मैं आपको बताता हूँ। प्रश्न पूछा जाएगा, 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत का शासन अधिनियम कौन सा पारित किया गया? तो भारत का शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से क्या हुआ था? तो इसके माध्यम से जो भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में जो था उस समय 1857 के समय, और 1858 पारित होने के बाद यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर कहाँ चला गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सारा पावर चला गया। तो ये
प्रश्न ऐसे भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो प्रश्न एग्जाम में रिलेट करके पढ़ना सीखिए कि एक दूसरे से कैसे रिलेट किया जाता है। इससे पहले जो मैंने आप 4 चैप्टर आप सभी को पढ़ाया वो भी फुली एनसीईआरटी है। आप लोग जरूर शुरू से क्लास कर लेंगे, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है और ये क्लास होने के बाद भी इसको भी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। तो आप लोग प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और शुरू से क्लास करें। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को। ये भी VBI, आप इसे भी नोट डाउन जरूर करेंगे। नेक्स्ट है, वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया? 1857 का जो विद्रोह का दमन पश्चात भारतीय सेना पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो इसका आंसर है पील आयोग। ये भी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? तो 1858 में किसे प्रथम वायसराय बनाया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? 1857 का जो विद्रोह हो रहा था फ्रेंड्स, उस समय कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? तो ये थे मिर्जा गालिब। आगे प्रश्न है, भारत के शिक्षित मध्य वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि भारत के शिक्षित मध्य वर्ग तथा जमींदारों ने कौन से विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी? तो यह हो जाएगा 1857 के विद्रोह में। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका आंसर है सर सैयद अहमद खान थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। ये आप लोग VBI जरूर लिख लेना है क्योंकि बिहार से संबंधित है और ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है। तैयारी 3 तक में मैंने इस प्रश्न को कम से कम 7-8 बार देखा है। 9th-10th में भी 1 to 5 में तो पूछा ही गया था, 6 to 8 में भी इसे पूछा गया था। तो बिहार से संबंधित है फ्रेंड्स जगदीशपुर कुंवर सिंह। तो ये आप इसे जरूर याद रखिएगा। ये प्रश्न हो सकता है TRE 4 में भी रिपीट किया जाए, किसी भी क्लास में हो सकता है, सारी क्लास में पूछ दिया जाए। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप याद जरूर रखेंगे। आगे है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो यह हो जाए ग्वालियर के सिंधिया, जो अभी वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर है। कहाँ पर? केंद्र सरकार में। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पूर्वज उसमें थे, ग्वालियर के सिंधिया। ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। और 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें। पुस्तक का पहला नाम है द ग्रेट रिबेलियन। लेखक कौन थे? तो अशोक मेहता थे। जहां से आपको एक प्रश्न गारंटी देखने को मिलेगा। आगे है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट है 1857, इनके लेखक थे SN सेन। ये भी ध्यान रखना है। आगे है सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, इनके लेखक थे RC मजूमदार। ये VBI है, आप इसे नोट डाउन करेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, इनके लेखक है TR होम्स। आगे है रिवेलियन 1857, इनके लेखक है PC जोशी। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, इनके लेखक है सर सैयद अहमद खान। ये VBI है, इसे भी आप नोट डाउन जरूर करेंगे। आगे प्रश्न है किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो ये थे VD सावरकर। ये प्रश्न भी TRE 3 में पूछा गया था। तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसे आप ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न हो सकता है TRE 4 में फिर से रिपीट कर दिया जाए। आगे है 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? तो ये दिए थे सर जेम्स
आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आरसी मजूमदार का। ये भी VBI है, ये आपको याद रखना है। मैंने पहले ही कहा है फ्रेंड्स, इस चैप्टर से आपको 5 से 7 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आगे है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा SN सेन, या याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, आज का क्लास आपका 1857 से संबंधित सारा क्लास मैंने, यानी पूरा चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न थे मैंने कंप्लीट आपको करवा दिया। और इसके बाद भी अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो वीडियो को आप फिर से देखें और इसे अच्छे से समझने की कोशिश करें। यहाँ से आपका बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, ये मैं 200% गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि BPSC का पैटर्न मैंने समझ लिया है, इसलिए मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ। TRE 3 तक जितने भी प्रश्न पूछा गया यहीं से पूछा गया था, और ये क्लास काफ़ी मैं सोच समझ के आपको करवा रहा हूँ, जो कि एग्ज़ाम में आपका प्रश्न नहीं छूटे। और ये क्लास मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे से देखने के बाद प्रीवियस ईयर जब आप पढ़ेंगे या क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको वहाँ से प्रश्न नहीं छूटेगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में अपना प्रश्न को ज़रूर रखें। मैं आपको आपके जितने भी कमेंट आते हैं मैं सारे कमेंट को पढ़ता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा सभी कमेंट के पूरी रिप्लाई करने का। एक किसी एक का भी प्रश्न या कुछ भी पूछे ऐसा ना हो कि छूट जाए, मैं कोशिश करूँगा फ्रेंड्स सभी का सवाल का जवाब देने का। आप लोग कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि आपको और किस सब्जेक्ट का क्लास चाहिए। जो मैं NCERT करवा रहा हूँ ऐसे ही NCERT में आपको कंप्लीट करवाता रहूँगा। ये आपको यूट्यूब पर फ्री ही मिलेगा, कोई इसका पेड बैचेस नहीं है। मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट कंटेंट दे रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फालतू कंटेंट बिल्कुल भी नहीं दे रहा, जो कि टाइम पास के लिए। टाइम पास नहीं करना है अभी, बस एग्ज़ाम में रिजल्ट बनाना है, एक सीट कंफर्म करना है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और ये इम्पॉर्टेंट क्लास समझकर ही पढ़ना है आपको। 20 मिनट 25 मिनट सभी के पास टाइम है, ऐसा नहीं कि 20-25 मिनट टाइम किसी के पास नहीं। मैं इसलिए ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाता, मैं शॉर्ट में इम्पॉर्टेंट बताता हूँ, क्योंकि टाइम कम लगे और इम्पॉर्टेंट प्रश्न पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए। और फ्रेंड्स, किसी भी तरह का कोई डाउट हो एग्ज़ाम से संबंधित, कोई भी प्रश्न पूछना हो, आप हमें इस नंबर पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, 9709427320। ये नंबर, ये हमारा पर्सनल नंबर है, आप इसे कॉल कर सकते हैं या आप इसमें व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो एग्ज़ाम से संबंधित, आप इस नंबर पर मैसेज करें। और मैं आपको बता दूं, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप में जितने क्लास होती है सभी का PDF नोट्स प्रोवाइड करवाया जाता है, और एग्ज़ाम से संबंधित जो भी न्यूज़ हो सबसे पहले अपडेट आपको टेलीग्राम ग्रुप में दिया जाता है। और टेलीग्राम ग्रुप सारे स्टूडेंट को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया हूँ, आप लोग लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको MCQs, इम्पॉर्टेंट MCQs भेजा जाता है, जो कि आप फोन में भी पढ़ के अच्छे से 15-20 MCQ डेली आपको हर सब्जेक्ट का भेजा जाएगा। आप लोग फ़ोन में भी उसे पढ़ लेंगे, आपको याद हो जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने से आपको ही फ़ायदा होगा, इसलिए मैं कहता हूँ सारे स्टूडेंट को टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। और ये नंबर आप नोट कर लें, आप इसमें व्हाट्सअप मैसेज जरूर करें। और फ्रेंड्स, एग्ज़ाम से संबंधित कुछ भी हो आप कमेंट में करें, कोई भी प्रश्न पूछना हो जरूर कमेंट करें। और चैनल पर अगर कोई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो को लाइक आप अवश्य करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें जो TRE 4 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनको बताएं कि इम्पॉर्टेंट कंटेंट कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, और यहीं से प्रश्न आपको देखने को एग्ज़ाम में मिलेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको सारा डिटेल बता दिया। आगे भी हम लोगों का क्लास ऐसे कंटिन्यू रहेगा। सुबह में 8:45 तक में आपको चैनल पर आना है। मैं आपको 8:45 8:50 तक में आपका क्लास स्टार्ट कर दूंगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चैनल से आप जुड़े रहें,
पूरा टीआरई 4 में आपको कंप्लीट कराने की गारंटी लेता हूँ। मैं कुछ दिन में आप सभी के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट भी लाऊंगा, कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। और जो भी मैं क्लास लाऊंगा ये टीआरई 4 से संबंधित ही रहेगा। एग्जाम में आपको यहाँ से बाहर आपको एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा जितने भी मैं आपको क्लास करवाऊंगा। और मैं सोचा हूँ कि बिहार का जो एससीईआरटी बुक है, जो थ्योरी आप लोग तो नहीं पढ़ सकेंगे, उनका मैं एमसीक्यू लाऊंगा और एमसीक्यू को ही मैं आपको यूट्यूब पर प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और पढ़िए। कोई भी ज़रूरत हो आप मेरे दिए गए नंबर पर मैसेज करें, मैं आपके हर टेंशन को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करें और बीपीएससी टीआरई 4 में एक सीट को कंफर्म करें, क्योंकि ये टीआरई 4 के बाद आपको टीआरई 5 देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी में आपको सिलेक्शन लेना है और आपको सरकारी स्कूल जाना है। ये मन में बैठा कर लेना है आपको कि हमें इस साल यानी कि जब भी ये वैकेंसी क्लियर हो, यही वैकेंसी मुझे अपना सरकारी स्कूल पहुंच जाना है पढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग अब अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।